अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, मुलाकातों और राब्तों में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत कल 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर सकती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी देगी। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मरहम के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, अमीन उल हक, जावेद हनीफ और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे। खबर के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि मकामी हुकूमतों के क़याम को आर्टिकल 140 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हर 4 साल बाद मुल्क में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे। MQM ने मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। 4 साल बाद मकामी हुकूमतें ख़त्म हो जाएँ और निगरान सेटअप इंतज़ाम संभाल कर नए इलेक्शन कराए। खबर के मुताबिक MQM का वफ़द दीगर जमातों से भी मुलाकात करेगा। MQM JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से अपने हक़ में वोट देने का कहेगी। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द को यकीन दहानी कराई कि उनके मुजव्वज़ा आईनी मुसविदे को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एलामिया के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी इत्तेहादी जमातों से सीटें बढ़ाने के हवाले से बात हुई थी। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। एलामिया के मुताबिक इत्तेहादियों ने यकीन दिलाया था कि अगली आईनी तरमीम में यह मामला हल हो जाएगा। हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते तो कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की दो टोक अल्फाज में मुखालफत कर रही है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम भी गलत थी, 27वीं आईनी तरमीम भी गलत है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में भी बैरिस्टर गौहर खान ने 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तनकीद की थी और खिताब करते हुए कहा था कि पूरे मुल्क में गूंज है कि तूफ़ान बरपा होने वाला है और वफाक इस मरतबा सूबों पर हमला आवर होने लगा है। 27वीं आईनी तरमीम इस ऐवान की रूह के मुनाफी है, आइन की रूह के मुनाफी। पूरे मुल्क में गूंज है, तूफान बरपा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जैसे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। इसके अलावा कल कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ के इजलास के एलामिया के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला और जमहूरी उसूलों के मनाफी है, इसे हर सतह पर मुस्तरद किया जाएगा। अरकान असम्बली ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन, जमहूरियत और वफाकी इकाइयों के हुकूक की मुहाफिज है और किसी भी गैर आइनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देगी। पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास शुरू होने से पहले पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों को दिए गए इख्तियारात की किसी भी तजवीज़ की पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। अगर सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान ले तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोज़ल पर हामी भर सकती है। जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर अहमद वली खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 18वीं तरमीम को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, रखवाले यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल हुआ कि NFC के तहत सूबों के हिस्से को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उससे मुताल्लिक मुजव्वज़ा तरमीम की क्या पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। बिलावल भुट्टो ने जैसे बता दिया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है
उस शिक में जो है वो तरमीम की बातें हो रही है, तो उस बात नहीं उसकी हिमायत करेगी? नहीं, मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। इसके अलावा कल इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बाउडा ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल बाउडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप 27वीं के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये तरमीम बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये है कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है। जबकि कल जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मुसव्विद आएगा तो उसके बाद देखेंगे और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुशावरत नहीं की गई। आएगा फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से आपसे मुशावरत की गई है? अभी नहीं हुई। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक कल स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ था। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया था कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। सेनेट से पास होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास कराई जाएगी। खबर के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला हुआ। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। इस हवाले से कौमी असम्बली के नंबर गेम के मुताबिक हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। कौमी असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अराकीन भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। यानी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के लिए 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना नामुमकिन होगा, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अराकीन की तादाद 88 है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 वोट्स दरकार होंगे। हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। नून लीग के 20 सेनेटर्स हैं। हुकूमती बेंचेस पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अराकीन हैं। MQM के 3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी का 1 और काफ लीग का भी 1 सेनेटर है। हुकूमती बेंचेस पर 3 आज़ाद सेनेटर्स हैं, जिनमें सेनेटर अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी शामिल हैं। ताहम 3 सेनेटर्स ऐसे हैं जो ना हुकूमती ना अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं, ताहम वो हुकूमत को वोट देते हैं। उनमें अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और सेनेटर फैसल बाउडा शामिल हैं। इसी तरह सेनेट में हुकूमत को 61 अराकीन की हिमायत हासिल है। अपोजिशन बेंचेस पर 1 आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया था। अपोजिशन बेंचेस पर ANP के 3 सेनेटर्स हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट दिया था। इस तरह हुकूमत को 65 सेनेटर्स के वोट हासिल हो सकते हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14 अराकीन हैं। अपोजिशन बेंचेस पर PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद अराकीन हैं। एक नौमुंतखब सेनेटर खुर्रम ज़िशान जल्द हल्फ उठा लेंगे। ताहम PTI के हिमायत याफ्ता 1 आज़ाद सेनेटर मुराद सईद ने अभी तक हल्फ उठाना है। अपोजिशन बेंचेस पर मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 7 सेनेटर्स मौजूद हैं। अपोजिशन बेंचेस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 सेनेटर मौजूद है। इस तरह अपोजिशन बेंचेस पर 30 सेनेटर्स मौजूद हैं, जो मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि हुकूमत ने उनसे 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए रब्ता किया है। फिर इसके बाद हुकूमत ने तस्दीक की कि 27वीं आईनी तरमीम पेश की जा रही है और अब खबरें हैं कि कल यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की पोस्ट के 4 दिन बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी। हुकूमत की जल्दबाजी पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के मौके पर तवील मुशावरत और बहस की गई थी 29 अप्रैल 2009 को। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जमातों के 17 MNAs और 9 सेनेटर्स पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बराए आईनी इस्लाहात कायम की थी। 23 जून 2009 को 26 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। 25 जून 2009 को उसका पहला इजलास हो गया था और रज़ा रब्बानी चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। 25 जून 2009 से 31 मार्च 2010 तक 9 माह से ज़ायद अरसे के दौरान इस कमेटी ने 77 इजलास किए। हर इजलास औसतन 5 घंटों पर मुहित था और कुल 385 घंटे बहस करके
उस कमेटी ने आइन में 97 तरामीम तजवीज़ की। उस कमेटी ने अवाम से भी आरा तलब की और उसे 982 तजावीज़ मौसूल हुई। 91 ऐसी मुजवज़ा तरामीम पर भी गौर किया गया जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर पेश की गई थी। कमेटी ने हुकूमत को 11 ऐसी तजावीज़ भी दी जिनके लिए आइन के बजाय कवानीन में तरामीम तजवीज़ की गई थी। कमेटी को मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से 11 नोट्स ऑफ रिट्रेशन भी तहरीरी शक्ल में पेश किए गए, मगर पहले हुकूमत ने इस बार 26वीं आइनी तरमीम जल्दबाजी में की और अब 27वीं आइनी तरमीम के लिए भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। हुकूमत की 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से क्या तैयारी है और ये कब तक मंजूर होगी, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के मुज़ाकरात भी जारी हैं। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अता तारड़ साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ही ट्वीट किया था जिसमें जो प्रोटेक्शन है प्रोविंशियल शेयर की NFC में उसके रिमूवल की बात की गई थी, अब तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करे या फिर प्रोविंशियल शेयर के हवाले से उसको ख़त्म करे। एमल वली खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा 18वीं तरमीम के हवाले से और जो मुहाफिज हैं वो बैठे हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, एक तो कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जो वजीर हैं पार्लिमानी उमूर के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बैरिस्टर गौहर के बाद बात करते हुए कहा कि कतन 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। यही पोजीशन मैंने मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और अपने स्टांस में ली और मैं आज आपके शो के तवस्सुत से भी ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा। बिलावल साहब की जो ट्वीट थी वो एक मैक्सिमम पोजीशन थी। हमारे यहाँ आदत है कि हम हर चीज़ को हार जीत बना लेते हैं, हर चीज़ को एक अना का मसला बना लेते हैं कि जी ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब कोई तजवीज़ आती है और सियासतदान आपस में किसी किस्म का प्रपोजल डिस्कस करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के हवाले से कि पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन के हवाले से कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हर साल हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये इस पे इफेक्टिव जो है वो पॉलिसी रिक्वायर्ड है, एक यूनिफाइड सिंगल पॉलिसी रिक्वायर्ड है। ये डिबेट है। NFC के हवाले से डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन को ही इंसेंटिव होना चाहिए NFC के लिए कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना NFC में शेयर होगा, या कोई और फॉर्मूला होना चाहिए। ये डिबेट जब होती है तो ये एक डिबेट है, तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू होती है। आज भी लगभग 9 सियासी जमातों के साथ वज़ीर आज़म की मशावरत हुई, बातचीत हुई, मैं तमाम उन मीटिंग में मौजूद था। बड़ी अच्छी तजावीज़ भी सामने आई, जैसे कि MQM ने कहा कि आप लोकल गवर्नमेंट को उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को, उसकी फंडिंग को बेहतर कर दें। यही स्टांस एमल वली खान साहब ने लिया और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी, जैसे कि चौधरी शुजात साहब का पुराना एक व्यू था 18वीं तरमीम के वक्त भी कि जी आप एजुकेशन को फेडरल के पास रहने दें, जिसके नतीजे में एजुकेशन पॉलिसी फेडरल के पास रही, HEC फेडरल के पास रहा। तो ये तजावीज़ आ रही हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू पीपल्स पार्टीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें भी बिल्कुल अच्छी तजावीज़ आएंगी। अब ये एक प्रोसेस है कि जब भी ये सेनेट में प्लेस होगा, ये नेशनल असेंबली में जाएगा, तो दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स की जो है वो नुमाइंदगी होगी, तमाम पार्लिमान की जमातों की नुमाइंदगी होगी। वहाँ पे एक एक तजवीज़ के ऊपर बातचीत भी होगी, डिस्कशन भी होगी, उसको ज़ेरे बहस भी लाया जाएगा। तो क्योंकि देखिए जो आइन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा दस्तावेज़ है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वक्त के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। और 27वीं आइनी तरमीम को 26वीं आइनी तरमीम ने जन्म दिया है। 27वीं आइनी तरमीम की डिबेट तो 26 के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी और होती रही है, तो ये जल्दबाजी नहीं है, एक ऑनगोइंग डिस्कशन की बार पॉलिटिक्स है। आपने देखा खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि आप 15 नवंबर तक ये तरामीम कराना चाहती है हुकूमत, ये कोई सदाकत नहीं है कि दोनों हाउसेस से 15 नवंबर तक मंजूर कराना चाहती है हुकूमत? देखिए ये जब पार्लियामान में आती है और कमेटी में जाती है, इस पर बहस होती है, तो आज जो मुझे फील आई उन तमाम मीटिंग्स में जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद थीं, मुझे तो ये फील आई कि कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, कोई मेजर इम्पेडिमेंट नहीं है, मज़ीद कोई बहुत ज़्यादा महज मुबाहिसे की मुझे नज़र नहीं आई कि गुंजाइश या उसकी ज़रूरत।
कि तजावीज़ आई और अच्छे माहौल में आई, जिस पे काफ़ी पे एग्रीमेंट भी हुआ। तो जो बिलावल साहब ने एक फ्रेमवर्क ले किया था, वो एक मैक्सिमम पोजीशन थी कि ये फ्रेमवर्क है, इस पे डिस्कशन होगी। मकसद क्या है? देखिए, कोई भी काम करना हो उसका एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि जी आपने गवर्नेंस बेहतर करनी है, मुल्क के दिफा को बेहतर करना है, वफाक के सूबों के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। उस तक हम जैसे भी पहुंच सके वो फिर हम डिस्कस करेंगे। मतलब मगर देखिए ना, मगर होगी तो अगर 15 नवंबर तक कितनी डिस्कशन कर लेंगे ना। 18वीं तरमीम जब हुई तो मुख्तलिफ जमातों के, तकरीबन तमाम जमातों के 17 MNAs और 9 सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। 9 महीने उस कमेटी ने काम किया, 77 उसके इजलास हुए, औसतन 5 घंटों पर मुहित एक इजलास होता था। कुल 325 घंटे उसने काम किया। उसने आइन में 97 तरामीम तजवीज़ की। अगर आप 15 नवंबर को करने जा रहे हैं तो फिर कितना ही बहस कर लेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जिसने जन्म दिया 18वीं तरमीम को। उसमें बहुत बड़ी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। वो डिबेट चलती रही, 18वीं तरमीम से शुरू हो गई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू हो गई थी। 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। उसकी उस तजर्बे की कामयाबी की वजह से और वकला की डिमांड की वजह से और वकला की प्रोफेशनल बॉडीज की एक्सेप्टेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहा है। इस पे लार्जली कंसेंसस नजर आता है। इस पे कितनी बहस कर लेंगे या इस पे कितने को प्रोज एंड कॉन्स आ जाएंगे कि एक डिबेट जो है वो 2005-6 से चल रही है कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए, मजीद कितना वक्त दरकार है। और देखिए बाकी भी जो तजावीज हैं, मगर वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्क्रिप्ट था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्पिरिट था वो तो ये था कि अदलिया ज़्यादा आज़ाद हो, अदलिया पर बर्डन भी कम हो, और फिर जो चीफ जस्टिस है उसकी ज़ात से इख्तियारात निकल के कमेटी के पास, सारे के सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्पिरिट था। अब आपने जो आईनी बेंच बनाया है उसके तो स्पिरिट पर सवाल उठ रहा है कि अदलिया की आज़ादी पर हमलावर हो गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो आईनी बेंच हुकूमत को नहीं दे रहा, या ऐसा क्या तंग हो रही है हुकूमत या रियासत की उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए? ये सवाल कौन उठा रहा है? यानी इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो जीती है वो सोच जो वकला हमारे साथ एसोसिएटेड थे। पंजाब बार काउंसिल वो जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में हार गए हैं पीटीआई वाले। पाकिस्तान बार काउंसिल में हमें बर्तरी मिलने जा रही है। अदलिया के अंदर लार्जली एक्सेप्टेंस है। तो ये कौन कह रहा है कि आईनी जो बेंच है उससे बहुत कोई हक तलफी हो गई है? लेट मी टेल यू द फैक्ट्स कि जब आईनी बेंच बना है तो जो एक आम साइल है, शहरी है, उसके केसेस को ज़्यादा तवज्जो मिल सकी है नॉर्मल सिस्टम के अंदर। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा तो जो सिविल और क्रिमिनल अपील्स हैं, केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे। क्योंकि देखिए इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का जो हुजम है वो 5 से 10% है, मगर वक्त इस पे 50% लगता है। तो हमारे नजदीक तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वकला बॉडीज का भी इस पर पूरा जो है वो इत्तेफाक नजर आता है, उनसे भी इस पे मजीद मुशावरत क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी से भी शामिल किया जाएगा फिर आप बात कर लें। मगर तार साहब जब भी पीपल्स पार्टी से पूछें वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। आपसे पूछें आप भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हों या फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हों। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि नैब को खत्म कर दिया जाएगा और फिर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा ताकि एक्नॉलेज किया जाए कि कौन से विक्टिम्स हैं टॉर्चर के, इम्प्रिजनमेंट के, स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन के। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि हम किसी भी ऐसे रिजीम को ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि मिलिट्री स्पॉन्सर्ड हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि जितने भी मिलिट्री और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी जो फाइल करेंगे वो एनुअल एसेट्स और इनकम डिक्लेरेशन पार्लियामेंटेरियंस की तरह। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उनको हर 3 महीने के बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस के बाद होल्ड किया जाएगा। बहुत कुछ था। तो फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे क्यों है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बहुत कुछ था। नहीं देखिए ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्पेशल लॉज हैं, चाहे वो नैब का लॉ हो, वो एफआईए का लॉ हो, ऑब्वियसली उसकी भी एवोल्यूशन हुई है। जो इर्तिका का प्रोसेस है वो रुका नहीं है। अगर एफआईए के लॉ ने बाकी बॉडीज को जन्म दिया है या बाकी कई इस पे स्पेशलाइज रूल्स बने हैं तो हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम होता है। इसी तरह जो आपका मजिस्ट्रेसी का निज़ाम है वो कोई नई चीज नहीं है। इस मुल्क में वो निज़ाम राइज रहा है ताकि लोअर जुडिशरी पे बर्डन ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का, प्राइस कंट्रोल का, लॉ एंड ऑर्डर का। वो अपने जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात हैं उस पर फोकस करें। तो वो तो एक पुरानी चीज़ है जिसको रिवाइव किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नेगेटिविटी या कोई मजायका है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि जिसको मज़ीद बहुत ज़्यादा देर लगानी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामान में मौजूद हैं
बहुत सौ का कंसेंसस है, और आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हो जाएगी, उनका भी इनपुट आ जाएगा, उसके बाद ये पार्लियामान में जाएगा, पार्लियामान के बाद ये कमेटियों में जाएगा, कमेटियों से फिर ये हाउसेज में आएगा। तो ये सारी बातें वो हैं जो हो चुकी, जिस पर डिबेट बहुत सालों से जारी है, कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसी एक अमेंडमेंट भी नहीं आई कि जो बिल्कुल एक नई इस तरह हो या एक नई इनोवेशन हो। इन तमाम चीज़ों पे बहुत अरसे से बहस जारी है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड भी थी, जिस तरह मैंने लोकल गवर्नमेंट की आपको एग्जांपल दी, और जिस तरह सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है, सॉरी जो JCP है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको जो स्ट्रेंथन करने की बात हुई है विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ जजेस, विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन के मामलात को, तो ये देखिए जो JCP है उसमें तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी है, खवातीन की नुमाइंदगी है, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी है, ऑपोजिशन की नुमाइंदगी है, जजेस की नुमाइंदगी है, वो एक नुमाइंदा बॉडी है। तो फिर मुझे तार साहब ये बताएगा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, जो 27वीं आईनी तरमीम है वो गिव एंड टेक के साथ होगी, या आपकी जो मैक्सिमम पोजीशन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान की उसके तहत होगी? क्योंकि फैसल बावड़ा तो कह रहे हैं कि कोई नंबर्स का कोई मसला नहीं है, इस महीने के आखिर तक तरमीम मंजूर हो जाएगी। तो क्या फैसल बावड़ा का एतमाद ये बता रहा है कि आपका एतमाद कहां से आ रहा है? नहीं, देखिए, मैं फैसल बावड़ा साहब का एक अपना ओपिनियन है और उनकी राय का बड़ा एहतराम है, मगर आज जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत हमने मीटिंग्स की, उसमें बहुत कोई, जैसे मैंने कहा, कोई रोड ब्लॉक नज़र नहीं आया, कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया कि जिसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो जाए और डेडलॉक क्रिएट हो जाए। जो बिलावल साहब ने मैक्सिमम पोजीशन रखी, वो इसलिए रखी कि तमाम तजावीज़, एंड ऑब्जेक्टिव, बेहतर गवर्नेंस, बेहतर दिफा और सूबों का मजबूत रिश्ता वफाक के साथ वो कैसे अचीव किया जा सकता है, उस डोमेन में जो भी डिस्कशन होगी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामान में मौजूद हैं और हुकूमत की इत्तेहादी हैं, उनसे आज बातचीत हो गई है। बाकी लोग कमेटी में आएंगे, वो अपनी राय देंगे। तो हैविंग सेड दैट, मुझे इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई ऐसी इख्तलाफी बात नज़र नहीं आती कि जिससे कोई डेडलॉक क्रिएट हो या जिस पे कोई फर्दर हफ्तों की डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड हो। तो आज की जो डिस्कशन हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बड़ी पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई है। और क्या कल काबीना के सामने ये रखने जा रहे हैं तरमीम? देखिए, इसका इम्कान मौजूद है। काबीना का इजलास रूटीन में हर हफ्ते होता है, मगर अभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी मामलात होते हैं उसके बाद ये ऑब्वियसली फैसला होगा कि इसको काबीना में कब लेके जाना है। तो अभी तमाम नज़रें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ हैं, हमारा उनसे राब्ता भी है, हमारी उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये अब देखते हैं कि इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब एलामिया आता है या प्रेस टॉक होती है, उसके बाद हमारी इनसे जो बातचीत है वो आगे बढ़ती है, तो उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा। क्योंकि साहब ज़रा इत्तेहादियों से वज़ीर आज़म मिल रहे हैं, आप भी उन मुलाकातों में मौजूद थे, आप कह भी रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की CEC से फैसला आएगा उसके बाद फैसला किया जाएगा, मगर आप ये भी कह रहे हैं कि 15 नवंबर की जो बात है आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उस वक्त तक हुकूमत चाहती है कि ये तरामीम हो जाएँ। ये जो इतनी जल्दी है, उसकी वजह यह एतमाद है कि आप इत्तेहादियों को लाएंगे, या यह एतमाद है कि इत्तेहादी लाए जाएंगे? देखिए, लाए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो इत्तेहादियों से आज बातचीत हुई है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि MKM की पुरानी डिमांड है लोकल बॉडीज़ वाली, PMLQ की पुरानी डिमांड थी एजुकेशन को फेडरलाइज करने वाली। इसी तरह तमाम जमातों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, और जैसे मैंने कहा, कोई नई इनोवेशन ओवरनाइट नहीं बनाई गई, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं लाई गई कि जो पहले से जिस पे डिबेट ना जारी हो। कई इश्यूज़ पे सालों से डिबेट जारी है, कई इश्यूज़ पे महीनों से डिबेट जारी है, कई इश्यूज़ पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद से डिबेट जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि PTI इसको नेगेटिव रंग दे रही है, और मैं तो आज बड़ा हैरान हूँ कि जो इनके वज़ीर आला हैं इंतहाई नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं, और जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं इस नज़रिए से कि वो इंडिया में फेमस हो, वो अफगानिस्तान में फेमस हो, वो कोई कंट्रोवर्शियल बात करें जिससे उनको फेम मिले, इट्स वेरी शेमफुल, ही शुड बी अशेम्ड। मुझे मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। सोहेल अफरीदी को जिस तरह वो सियासत को लेके जा रहे हैं, मुल्क में एक लीगल बहस हो रही है और सोहेल अफरीदी एक बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर हैं, बहुत वेरी नॉन सीरियस। एंड आई मस्ट से कि कोई रत्ती बराबर भी कोई जज्बा हुब्बुल वतनी उनमें नहीं है। क्या ऐसी बात की उन्होंने जिसको आप रेफर कर रहे हैं? क्या ऐसी बात कर दी जो इंडिया और ये और हुब्बुल वतनी पर आप सवाल उठा रहे हैं? हर रोज कोई ना कोई इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है। कभी वो कहते हैं जी कोलैटरल डैमेज हो रहा है, कभी वो कोई फौज के वाले से बात कर देते हैं, कभी वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने की बात कर देते हैं, दहशतगर्दों के वाले से आज भी उन्होंने कहा जी बातचीत होनी चाहिए। भाई क्यों दहशतगर्दों से बातचीत हो?
तो ये बड़ा एक मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब रवैया है। वैसे बहरहाल अब जो अफगान तालिबान से बहरहाल लीगल बहस करते केपीके से भी अफगान तालिबान से तो गुफ्तगू हो रही है और इस हवाले से आज एक वाकया भी हुआ है जिसको आपकी वजारत ने जवाब भी दिया क्योंकि इल्ज़ाम अफगानिस्तान की तरफ से आया था। बट उस पर जाने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा मैक्सिमम पोजीशन है, मसला ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं बचते NFC अवार्ड की वजह से क्योंकि सूबों को 57.5% मुंतकिल हो जाता है रेवेन्यू और सूबों को ने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट उस तरीके से नहीं किया, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में इस तरह उनको करना चाहिए था। ये पोजीशन तो तहरीक इंसाफ की भी रही, आपकी जमात में भी मुख्तलिफ लोगों की रही। नाउ आप ये कह रहे हैं हमारी मैक्सिमम पोजीशन थी और क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं तैयार, ANP नहीं तैयार, हम इससे पीछे हट जाएंगे NFC की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, बाकी चीज़ों पर बात हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे पीछे हट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसमें तमाम पार्टीज़ की तजावीज़ की रोशनी में कोई बेहतर तजवीज़ आ सकती है, इसमें रद्दोबदल हो सकती है, ये अडॉप्ट हो सकती है, ये ड्रॉप हो सकती है, तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। मगर क्योंकि जो इत्तेहादी मुख्तलिफ जमातें हैं उनका इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। मगर ये बात ज़रूर है कि ये एक बहस चलती आई है और बहुत अरसे से चलती आई है, तो इसके नतीजे में कोई मॉडिफिकेशन आ सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है, कोई इसमें कमी आ सकती है, कोई इसकी और फॉर्मुलेशन आ सकती है, तो इस पे तो बातचीत चलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो 243 उसके हवाले से जो मेंशन किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसके बाद बहस शुरू हो गई और ज़ाहिर बहस यहाँ तक चली गई कि क्या इसके गिर्द घूमती है 27वीं तरमीम और दीगर मामला। तो क्या 243 का क्या मामला है, क्या तब्दीली करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जहाँ गवर्नेंस को बेहतर करना है, मुल्क के दिफा को भी बेहतर करना है, तो देखिए अब जो जंग की फॉर्म है वो मुख्तलिफ डोमेन्स में है, इंफॉर्मेशन डोमेन में है, स्पेस के डोमेन में है, साइबर स्पेस के डोमेन में है, उसकी जहतें तब्दील हुई हैं। तो सिनर्जी पैदा करने के लिए, एक मज़ीद दिफा का एक मजबूत और मरबूत निज़ाम पैदा करने के लिए, और पाकिस्तान ने एक जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़े दुश्मन को हराया जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा दुश्मन था, तो आइंदा के लिए भी एक बेहतर सिनर्जी पैदा करने के लिए इस पे कुछ ना कुछ जो है वो गौर किया जा रहा है। मगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पे दुनिया में कई बहस नहीं होती और क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, तो ऑल आई कैन से कि इस पे सिनर्जी पैदा की जा रही है और एक मुल्क के दिफा को मजबूत करने के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। तो ये जो गौर हो रहा है, ये इदारे की ख्वाहिश पर हो रहा है या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि एक जंग हम जीते और पूरी दुनिया ने उसका इतराफ़ किया, वेस्टर्न बॉर्डर से हमला आया उसको हमने पसपा किया, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है जी 6 नहीं 7 नहीं 8 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं और एक अल्लाह ताला ने फतह दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी की, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क का दिफा मजबूत हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, अफ़गान तालिबान के, और सीज़ फायर अभी तक तो होल्ड कर रहा है, मगर फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये पोस्ट किया कि खिलाफ वर्जी हुई है। हालांकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं मगर दिस आफ्टरनून पाकिस्तानी फोर्सेस ने फायर खोला और जिसके बाद जो है ये कंसर्न पैदा हुआ, मगर आपकी वजारत ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से हुआ और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। ये क्या मामला है? देखिए, हम एक तो उनके क्लेम को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं और वजारत की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि ये जो चमन वाले बॉर्डर पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी तरफ से फायरिंग की गई जिसका पाकिस्तान ने मेजर्ड और बड़ा जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया और जितना रिस्पॉन्स ज़रूरी था उतना रिस्पॉन्स दिया। अब वो फायरिंग बंद हुई है, सीज़ फायर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और हम टोटली कमिटेड हैं जो टॉक्स चल रही हैं उनके साथ। तो आई होप इसका पॉजिटिव हल निकलेगा। तो इस पर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, एलामिया वजारत की तरफ से जारी हो चुका है। और जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव हल निकलेगा? जी एब्सोल्युटली। देखिए ना, एक रिव्यू है, उसमें कुछ मोडेलिटीज़ तय होनी है, मामलात ने आगे बढ़ना है, तो आई एम वेरी होपफुल। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। मगर मुस्बत नतीजा वही पाकिस्तान कबूल करेगा कि जिसकी सूरत ये होगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसे ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमला नहीं होगा, हुआ तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान का एक ही स्टांस है, दहशतगर्दी ख़त्म हो, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान में अमन लौटे, पाकिस्तान की इकॉनमी थ्राइव कर रही है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला
हर हवाले से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमारा सिर्फ फोकस ये है दहशतगर्दी, दहशतगर्दों का खात्मा और कोई भी जो अफगान सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो ये हमारा फोकस है। और अब जो जॉइंट मैकेनिज्म बना था, आपको याद होगा, जो टर्किश फॉरेन ऑफिस की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम वज़ा किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि किसने खिलाफ वर्जी की है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा दी जाएगी, तो वो इन प्लेस है। तो लेट्स होप कि इस पे बेहतर इसका कुछ नतीजा निकले। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। भारत से अहम खबरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने एक नया स्कैंडल खड़ा कर दिया है मोदी हुकूमत के लिए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज भारतीय रियासत बिहार में एक ऐसे वक्त में रियासती इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इत्तेहाद की हुकूमत को बचाना उनकी सियासी साख के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार वज़ीर आला हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी मारूफ भारतीय सियासतदान और बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इस दफ़ा उनके बेटे तेजस्वी यादव अपोजिशन इत्तेहाद के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि मारूफ सियासतदान प्रशांत किशोर की पार्टी भी इलेक्शन में सरप्राइज करने के दावे कर रही है। बिहार में अपने इत्तेहादी जेडीयू के नीतीश कुमार की वज़ारत आला बचाना नरेंद्र मोदी के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल के कौमी इलेक्शन में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को सादा अक्सरियत नहीं मिली थी और नरेंद्र मोदी को सादा अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनने के लिए इत्तेहादियों की 31 नशिस्तों की ज़रूरत थी, जिनमें से 12 नशिस्तें जनता दल यूनाइटेड की हैं। इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बिहार में जनता दल यूनाइटेड को शिकस्त हो जाती है तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के लिए नया मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें पहले से ही बिहार में वोट चोरी के खदशात जाहिर कर रही हैं और इसकी सबसे अहम बुनियाद मुतनाज़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नज़रसानी की थी और फिर कुछ दिन बाद नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि बिहार में नई जारी की गई वोटर लिस्टों में 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही इन नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टों में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतादिद इंदराज शामिल हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल कर दिए गए हैं जो वफ़ात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्ज़ाम के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हज़ारों वोट निकाल दिए गए क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं जाते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दे दिया गया ताकि बिहार में बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त से बचाया जा सके। हालांकि इन इल्ज़ामात का ज़्यादा ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से था, मगर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी मैदान में आ गई और इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात या कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी से ही सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। बिहार में आज इलेक्शन के पहले मरहले में बिहार असेंबली की 243 में से 121 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटर टर्नआउट 64% से ज़्यादा रहा है, जो बिहार की तारीख में सबसे ज़्यादा टर्नआउट है। बिहार इलेक्शन के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। इस इलेक्शन को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गुज़िश्ता कई महीनों से मोदी हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की वजह से कड़ी तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है और वज़ीर आज़म मोदी शदीद दबाव में है। साथ ही मुल्क के अंदर कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी रवा साल अगस्त से वोट चोरी के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी को वोट चोरी करके इक़्तिदार दिलवाया गया। राहुल गांधी मुख्तलिफ रियासतों और हल्कों से वोट चोरी और मुबैना धांधली के बड़े स्कैंडल्स सामने ला रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले यानी कल राहुल गांधी ने हरियाणा फाइल्स के नाम से एक और बड़े मुबैना इलेक्शन फ्रॉड से पर्दा उठाया। राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा के रियासती इलेक्शन में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर 5 तरीक़ों से वोट चोरी करके कांग्रेस की फतह को शिकस्त में बदलने के इल्ज़ाम लगाए। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में 8 नशिस्तों पर कांग्रेस हारी थी और हारी हुई नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22,000 वोट्स की कमी थी, मगर हरियाणा इलेक्शन में चोरी किए गए वोट्स की तादाद 25 लाख। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा
कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, मगर ये सच नहीं, झूठ है। भारत की जमहूरियत को तबाह कर दिया गया। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed and this is 100% proof that I have given you. राहुल गांधी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली एक मॉडल की तस्वीर को इस्तेमाल करके हरियाणा के इलेक्शन में कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती के नाम से 22 दफा वोट डाला गया। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटों की मिसाल देते हुए दिखाया कि एक ही तस्वीर पर 2 पोलिंग बूथ में 223 वोट डाले गए। साथ ही एक रियासत में वोट देने के बाद एक ही शख्स दूसरी रियासत में भी वोट डाल देता है। उन्होंने कुछ ऐसे घर भी दिखाए जहां 66, 108 और 501 अफराद बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1 लाख से जायद ब्लर्ड फोटोज को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। ये देखिए, रेहाना, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम, सलीम खान। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है। 19 लाख बल्क वोटर्स। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904, 108 वोट। वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट। ये देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा। पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। राहुल गांधी ने हरियाणा की हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में स्वीप कर रही थी। खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में हुकूमत बनाने जा रही है, मगर ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया और कांग्रेस की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया कि वो अगर चाहे तो बड़ी आसानी से डुप्लीकेट वोट्स और एड्रेसेस की निशानदेही कर सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है।
सवाल उठता है कि ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे, डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने खदशा जाहिर किया कि जो सिस्टम हरियाणा में लागू किया गया वही अब बिहार में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे अफराद को स्टेज पर बुलाया जिनके वोट ही डिलीट कर दिए गए। इस सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। दिस इज एन एग्जांपल जस्ट फ्रॉम वन विलेज वेयर वोटर्स हैव बीन डिलीटेड। वी हैव इनवाइटेड देम टू कम एंड टॉक टू यू। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुड़ेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। इसी तरह राहुल गांधी ने आज बिहार के अवाम से कहा कि मुझे लगता है कि इन्होंने बिहार का पिछला इलेक्शन भी चोरी किया था। अब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हुए हैं। आपने इस बार वोट चोरी नहीं होने देना। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार। बीजेपी राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्जामात को गलत करार दे दिया है। आज बिहार में जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी रहनुमा और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों का पत्ता साफ हो जाएगा और दोबारा हमारी हुकूमत बनेगी। आज मैं घूमते घूमते 33वीं जगह आया हूँ। पूरे बिहार का मैंने दौरा किया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है, बेनीपट्टी वालों जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया हुआ है। कल बिहार में एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर दोबारा पहलगाम जैसा कोई वाकया हुआ तो हम फिर से हमला करेंगे। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहाँ बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसको। राजनाथ सिंह का यह दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि जब रवां हफ्ते DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर साथियों से मुलाकात की थी तो सीनियर साथी और प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि DGISPR ने साथियों को बताया कि भारत फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और इस दफ़ा ये समंदरी रास्ते से हो सकता है। भारत से जंग का खतरा, कोई फॉल्स फ्लैग, कोई एडवेंचर, इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि एजेंसीज ने पिछले 2-3 रोज पहले ये कार्रवाई की थी जिसमें इजाज मुल्ला नामी शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया। एक फिशरमैन है और ये बताया गया कि उसके पास मुख्तलिफ फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स निकले हैं और इंडिया ने उसको ये टास्क दिया था कि ये यूनिफॉर्म चोरी करके लेके जाए, जिससे ये खतरा पैदा हुआ है कि शायद दोबारा इंडिया
किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग कर रहा है। अच्छा, आज जो हमें जो डिफरेंट बात एक बताई गई वो ये है कि इस मर्तबा जो बज़ाहिर शवाहिद से महसूस होता है कि जो फॉल्स फ्लैग है वो डीप सी में होगा। अहम बात यह भी है कि मई में जब पाक भारत जंग हो रही थी तो भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ का मरकज़ बना हुआ था और दावे कर रहा था कि भारतीय फ़ौज ने कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर हमला कर दिया है, कई मकामात को तबाह कर दिया है। भारतीय मीडिया तासुर दे रहा था कि भारतीय अफवाज पाकिस्तान पर कब्जा करने के करीब है, मगर इन्हीं झूठी खबरों की वजह से दुनिया भर में ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरी भारतीय रियासत को अब तक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अब खुद भारत के आर्मी चीफ को कहना पड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफवाहें फैलाई गई कि कराची पर हमला कर दिया गया है। हम खुद भी इन खबरों को सुनने के बाद ढूंढते रह जाते थे कि ये खबरें कहाँ से आ रही। चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहाँ से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। ये वाज़ेह हो कि खुद भारतीय मीडिया भारतीय सिक्योरिटी ज़राए को कोट करके ये खबरें चला रहा होता था और भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं खुद ढूंढते रह जाते थे कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। जहाँ मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार देकर क्रेडिट और वोट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दुनिया में ये तजज़िये और तबसरे हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की कामयाबी नहीं नाकामी थी। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात भी पाकिस्तान के इन दावों की तायद कर रहे हैं कि पाक भारत जंग के दौरान 7 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। अगरचे सदर ट्रंप बराह रास्त ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए थे, मगर वो गिरने वाले तैयारों की वही तादाद बताते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बताई गई थी। और गुज़िश्ता रोज़ तो एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने फिर कह दिया कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए थे और एक तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा, यानी 8 तैयारे गिराए गए। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I say, I don't want to mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And भारत में मोदी हुकूमत दबाव में है और सदर ट्रंप ऐसे बयानात देकर और बार बार देकर नरेंद्र मोदी हुकूमत को मज़ीद दबाव में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रंप बयान देते हैं, वहाँ अपोजिशन नरेंद्र मोदी से सवाल करती है कि आप इन सवालात का जवाब दें। और ट्रेड डील से पहले वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सदर ट्रंप वाज़ेह दबाव डाल रहे हैं मोदी हुकूमत पर, और ख़ुद भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत के बयानिए को पज़ीराई नहीं मिल रही है और बात शक़ूक़ व शुबहात से आगे बढ़ गई है। भारत के मारूफ दिफाई तज़कियाकार प्रवीण साहनी से जब ये सवाल हुआ कि पाक भारत जंग में कौन जीता, तो उन्होंने एयर टू एयर इंगेजमेंट में पाकिस्तान की बढ़तरी का एतराफ़ करते हुए जवाब दिया कि जंग जीतने वाले का फैसला तो दुनिया ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया था। कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।